हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों, जैसा कि वक्त गुजरते जा रहा है और हम धीरे 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 हमारे स्टेट बोर्ड के एग्जाम के करीब पहुंच रहे हैं, है ना। अब बहुत सारे बच्चों की स्टडी तो बहुत ही बढ़िया चल रही है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ बच्चों की स्टडी में कुछ दिक्कतें वगैरह आ रही है, स्पेशली इन द फिजिक्स। बच्चों का कुछ कहना ये रहता है कि सर थ्योरी तो हो जा रही है, न्यूमेरिकल में दिक्कत आ रही है। अरे भाई, अगर थ्योरी हो जा रही है तो न्यूमेरिकल तो है ना एकदम सिंपल अंदाज में हो जानी चाहिए। इजिएस्ट मेथड रहता है न्यूमेरिकल का। बहुत ज्यादा है ना टफ लेवल के न्यूमेरिकल हमारे स्टेट बोर्ड में नहीं आते। अगर तुम्हारी थ्योरी हो रही है तो भाई तुम्हारी 70% स्टडी ऑलरेडी हो गई न्यूमेरिकल की, है ना। तो न्यूमेरिकल देखिए, बहुत ज्यादा एक मिथ है कि फिजिक्स में स्कोरिंग न्यूमेरिकल की वजह से कम होती। नहीं नहीं नहीं, फिजिक्स में जो स्कोरिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल की वजह से ही होती है ना। अब जो बच्चे जिसकी थ्योरी हो गई तो उसकी ऑलरेडी 70% स्टडी हो गई, या फिर वो बच्चे जो नीट की या जेडबल की तैयारी कर रहे हैं, उनको ऑब्वियस सी बात है डेरिवेशन वगैरह की तो प्रैक्टिस नहीं होगी, थ्योरी की डेरिवेशन की प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन उनको फॉर्मूले जरूर पता है। बस सिंपल से फॉर्मूले याद रखना है, और सिंपल से हमारे पास जो न्यूमेरिकल वगैरह रहेंगे वो डी वैल्यू गेट डी रिजल्ट वाले रहेंगे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं रहेंगे। बोनस मार्क है ना, बोनस मार्क। स्कोरिंग अगर करना है, किसी को 90 के ऊपर जाना है तब भी न्यूमेरिकल करने हैं, और किसी को बहुत आसानी से ग्रुपिंग भी निकालनी है तब भी न्यूमेरिकल करने हैं। ये माइंड में से निकालना है कि न्यूमेरिकल टफ है, बहुत आसान है। देखेंगे अभी अभी, है ना, सिंपल वे में देखेंगे। तो कुछ लास्ट प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल हम देखेंगे, और अगर इतना कर लेते हैं काफी है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल अगर छोड़ भी देते हैं प्रीवियस ईयर करके तो भी चलेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा अच्छे से स्टडी करने 90 प्लस ही लाना है तो मेरी ये राय है, मेरा ये सजेशन है कि जो है एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल भी लगाए, और ये न्यूमेरिकल भी, ये तो कंपलसरी लगाना ही पड़ेगा। चलिए देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि 2024 में 2 मार्क के लिए पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, देखिए क्या पूछ रहा है वो। अ स्फीयर ऑफ मेटल बॉल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, है ना। मेटल बॉल है तो सबसे पहले तो हम मेटल बॉल बना देंगे। ओके, तो मान लीजिए कि मेटल बॉल है हमारे पास, जिसका जो रेडियस है वो कितना है हमारे पास, रेडियस 15 सेंटीमीटर, है ना। कैरीज अ चार्ज ऑफ 2 मैक्रोकूलम, मतलब कि इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज है हमारे पास दिया हुआ 2 मैक्रोकूलम। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, जो भी अगर हमको गिवन डेटा दिया हुआ है उस गिवन डेटा को हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में। तो एसआई यूनिट में क्या हो जाएगा ये, Q इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻⁻6 कोलम। ओके, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करने के लिए बता रहा है, और जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। हाँ, यहां से सेंटर से 20 सेंटीमीटर पर जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए बोल रहा है वो। ये पी पॉइंट है, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ओके, तो कुल मिला के हमारे पास जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो ले सकते हैं हम, आर इज इक्वल्स टू, हाँ, कितना, 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया, आर इज इक्वल्स टू 20 सेंटी की जगह मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, सेंटी की जगह हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। हाँ, ये गिवन डेटा दिया हुआ है, और इसका एक रेडियस दिया हुआ है, आर मतलब इसका रेडियस है ना, रेडियस ऑफ मेटल बॉल, मेटल बॉल बता रहा हूँ। ओके, लेकिन उसने क्या बताया, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। स्फीयर के सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करो बोल रहा हूँ। तो हम क्या लेंगे, डिस्टेंस कहां तक का लेंगे, इस पॉइंट से तो इसके सेंटर तक का डिस्टेंस हम कंसीडर करेंगे, जो हमारा डिस्टेंस है वो। ओके, तो सिंपल इसका बेसिक सा फॉर्मूला है। चाहो तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ से भी आ सकता है ना, स्फेरिकल वाले से, या फिर चाहो तो सिंपल सा फॉर्मूला यूज करो हमारा बेसिक वाला। वी नो व्हाट वी नो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला E is equals to 1/4 pi epsilon naught Q divided by R square। सिंपल सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज को हम पुट करेंगे। हाँ, इसका टेंशन नहीं लेना, इसका जो है तो 1/4 pi epsilon naught की कांस्टेंट वैल्यू, कॉमन वैल्यू जो है हमारे पास वो याद रखना है। वो जितनी है, कितनी है भाई, 9 इंटू 10⁻⁹। ये सिंपल सी वैल्यू याद रखना है। और ऐसे कांस्टेंट अगर तुमको एग्जाम में आते हैं और उसकी वैल्यू तुम भूल जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में चेक करना, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। अगर नहीं दिया हुआ है तो तुमको याद रखने पड़ेंगे, याद रख देना, रिस्क नहीं लेना इसमें। ओके, तो अगर मैं वैल्यूज को पुट करता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना दिया हुआ है मेरे पास, 2 इंटू 10⁻⁶। तो मैंने मल्टीप्लाई किया उसको 2 इंटू 10⁻⁶ से, और होल डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर है, मतलब मेरे पास आर कितना दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻²।
तो सिंपल मैंने क्या किया, ब्रैकेट में 20 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। ओके, तो सिंपल यहाँ पे 10⁻6 और यहाँ पे 9 में से अगर कैंसिल करें, हाँ अगर बेस सेम रहा तो पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, सिंपल से है ना, ये कॉन्सेप्ट है। 9 - 6 कितना हो गया, 3 हो जाएगा, तो क्या रह गया हमारे पास, देखेंगे यहाँ पर E इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करे भी तो चलता है, फिर 2 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, कुछ तो भी बेहतरीन वैल्यू मिलेंगी अपने। 9 इंटू 2 इंटू 10⁻³ होल डिवाइडेड बाय, हाँ सिंपल है, यहाँ पे 20 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये जो 20 था तो 20 का स्क्वायर हो गया 400 इंटू 10⁻² को अगर ये 2 मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास मिल गया 10⁻⁴। ओके, 10⁻⁴, अगर इसको 2 डिजिट अगर मैं पीछे लेकर जाऊं, डिजिट पॉइंट को यहाँ पे लगाऊं तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻², सिंपल है। अब 10⁻² ऊपर जाके हो जाएगा 10⁻⁵, है ना, जो भी वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है तो उसके पावर की साइन चेंज होती है, ये मालूम है हमको, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम। ओके, अगर ये 2 से कैंसिल करूं तो इसको 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे बच गया 2, और ये 2 से अगर कैंसिल करूं तो इसको बच जाएगा 4.5। तो E इज इक्वल्स टू 4.5, ऊपर है 10⁻², क्या करेंगे ऊपर 4.5 इंटू 10⁻³ पहले से 10⁻², ये ऊपर जाने के बाद हो गया 10⁻²+2। अब सिंपल इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल क्या मिलेगा हमको, E इज इक्वल्स टू 4.5 इंटू 10⁻⁵। अब इसकी यूनिट भी लिख देना, है ना, जैसा कि ये क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है तो इसकी यूनिट आएंगे न्यूटन पर कूलम। दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना, सिंपल है भाई, हलवा हलवा 2 मार्क के वास्ते, सिर्फ ये फॉर्मूला अगर याद है तुमको 2 मार्क तो पॉकेट में है तुम्हारे, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है इसको। इसके बाद का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ 2022 में ही ये 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया, 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता, कि तो बड़ा चैप्टर है ना, और कैपेसिटर से रिलेटेड ही क्वेश्चन तुमको ज्यादातर देखने मिलेंगे। आ गया कैपेसिटर वाला क्वेश्चन, आ गया भाई, कैपेसिटर वाला क्वेश्चन आ गया। तो बता रहा है यहाँ पे कुछ यूं अर्ज किया है कि 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंसेस, 2 कैपेसिटर है कहते भाई, उसके कैपेसिटेंसेस, एक वाले का जो है 15 माइक्रोफैराड और एक वाला जो सेकंड वाला है उसका जो है 10 माइक्रोफैराड है कहते, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन दिस सीरीज। बहुत ही रेस्पेक्ट से, इज्जत से, बेहतरीन अंदाज में वो 2 कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करेगा। अब सीरीज कनेक्शन पता है हमको, है ना, बेसिक सी बात है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन। अच्छा, तो कैपेसिटर हम कंसीडर करेंगे C1 है और ये C2 है, C1 की वैल्यू है 5 माइक्रोफैराड और C2 की जो वैल्यू है मेरे पास है 10 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट द रिजल्टेंट कैपेसिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। अरे रे रे रे, बहुत ही सिंपल है, रिजल्टेंट इक्विवेलेंट मालूम करना है हमको। तो जब सीरीज में कनेक्टेड रहता तो इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हमारे पास सिंपल सा मालूम है, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, कितने कैपेसिटर 2 है तो 1/C1 प्लस 1/C2, है ना। अच्छा, तो अब देखिए सिंपल डायरेक्ट भी फॉर्मूला याद रखते सकते हैं इसका, अगर नहीं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C2 इधर गया और C1 इधर गया प्लस C1 डिवाइडेड बाय, फिर वो दोनों मल्टीप्लाई करके, है ना, C1 इंटू C2। अब सिंपल क्या करना, रेसिप्रोकल लेना है, ये अगर नीचे है नीचे को ऊपर लेके जाना है, रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाली चीज ऊपर और ऊपर वाली चीज नीचे, तो बेहतरीन अंदाज में अब हम बड़े हो गए, डायरेक्ट लेंगे। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, नीचे की चीज ऊपर, ऊपर की चीज नीचे, तो यहाँ का नीचे ऊपर गया, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। ओके, वैल्यूज को पुट करेंगे और आंसर मिल जाएगा हमको। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 कितना, हाँ सिंपल है 15 माइक्रोफैराड है, तो वैल्यू भी माइक्रोफैराड में आंसर आएगा इसका, इंटू 10 होल डिवाइडेड बाय 5 प्लस 10। अरे रे रे, शुरू होते ही खत्म हो गया है, 1 मार्क का है ना, और कितना पूछेगा ना 1 मार्क के लिए बच्चों, मल्टीप्लाई मत करो। C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर अगर हम देखें 5 इंटू 10, आसान मेथड होगा, वैसे भी सॉल्व कर सकते थे, अदरवाइज यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 से अगर इसको मैं कैंसिल करूँ तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे पास 1/3 रह गया मेरे पास सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, और ये 10 है तो 10 से क्या, 3 का टेबल पढ़ना है, 3 थिया, हाँ तो कुछ 3.333 आ जाएगा, है ना, 3 1 टेबल पढ़ते जाने का। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू मिली मुझे मैक्रो फैराड में, कोई दिक्कत,
है ना, बहुत ही बेसिक चीजें, हलवा है यहाँ पर। और उसके बाद जो है तो उसके बाद देखेंगे अपन, ये तो हो गया था 2024 का। अब उसके बाद जब देखेंगे क्या है भाई हमारे पास, 2023 में 3 मार्क के वास्ते पूछा हुआ है, कहते क्वेश्चन है, देखते हैं। ये भी कैपेसिटर से रिलेटेड नहीं, डायपोल मोमेंट, ओके ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिट चार्जेस ईच ऑफ द मैग्नीट्यूड, दो चार्जेस है कहता है, वो भी अपोजिट में, पता ही नहीं था, है ना, कितने गजब की बात बताई यहाँ पे। डायपोल और दो अपोजिट चार्जेस, ओए होए 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 होए, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है कहते हैं, हमको पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम, कि जो डायपोल होता है उसके पास जो है तो दो अपोजिट चार्जेस होते हैं, और दोनों का चार्ज मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, वो सेम होते हैं, डायरेक्शन दोनों की अपोजिट होती है, चार्ज दोनों का अपोजिट होता है। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे एक चार्ज है Q1 और यहाँ पे एक चार्ज है Q2, और उसका जो मैग्नीट्यूड है दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम ले लेंगे Q इज इक्वल्स टू 1 मैक्रो कूलम, सेपरेटेड बाय 2 सेंटीमीटर। कितना सेपरेटेड है, तो 2 सेंटीमीटर, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर है। और हमने डायपोल अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो हमने पढ़े थे कि जो दोनों दो चार्जेस, जो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस रहता है उसको हम कंसिडर करते हैं 2L, है ना, 2L कंसिडर करते हैं हम उसको। ओके, ये 2L। तो ये जो 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है वो कितना, गलती है नहीं करना, L नहीं दिया हुआ है, 2L दिया हुआ है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा अब मैं, कि 2L इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर मुझे मैक्रो कूलम से अगर मुझे कूलम में जाना है तो 10⁻⁻6 कूलम हो गया, और इस सेंटीमीटर से अगर मुझे मीटर में जाना है तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। और कुछ, अच्छा, द डायपोल इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देंगे अब, E इज इक्वल्स टू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। ओके, अब मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है, उन्हें बता रहा है मैक्सिमम टॉर्क मालूम करने के लिए बोल रहा हूं, मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल। ओके, तो मैक्सिमम टॉर्क कैसे मालूम होगा, हमारे पास सिंपल सा उसका फॉर्मूला है कि देखिए, मैक्सिमम टॉर्क, ऑब्वियस सी बात है, टॉर्क कब ज्यादा मैक्सिमम जनरेट होगा, तब तुम्हारे पास अगर एंगल 90 डिग्री, साइन थीटा आता है ना, तो अगर तुम्हारे पास एंगल 90 डिग्री है तो टॉर्क हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द डायपोल, तो हम यहाँ पे लेंगे फॉर मैक्सिमम टॉर्क, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है, ड्राइव करा हुआ है, सिंपल सा फॉर्मूला है। जब कभी भी किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर हमारे पास, हमको पता है कि उसके ऊपर टॉर्क लगता है, उस टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है कि टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ए साइन थीटा। अब ये साइन थीटा जो एंगल दिया हुआ है हमको 90 दिया हुआ है, तो वैल्यू रखेंगे अपन पी ए साइन 90, और हमको पता है साइन 90 डिग्री जो है तो उसका आंसर 1 आता है। तो सिंपल मेरे पास हो गया टॉर्क इज इक्वल्स टू पी, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट दे देंगे हम। अच्छा, P फॉर डायपोल मोमेंट, E फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। सर इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है, डायपोल मोमेंट नहीं है, अरे सिंपल है, डायपोल मोमेंट मालूम है हमको, चार्ज भी दिया और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी दिया उन्हें। तो डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, इधर आ जाएंगे, है ना, साइड में अगर इधर आ जाते हैं हम, तो वी नो व्हाट वी नो, डायपोल मोमेंट P इज इक्वल्स टू Q इंटू 2L। ये बेसिक सा फॉर्मूला अपना डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है हमारे पास। ओके, तो Q दिया हुआ है, Q कितना है, 1 इंटू 10⁻⁻6 है, 2L भी है, तो सिंपल, देयरफॉर P इज इक्वल्स टू Q की वैल्यू 10⁻⁻6, 1 इंटू 10⁻⁻6 है तो मैं 10⁻⁻6 लिख सकता हूं उसको, और 2L के जगह मेरे पास है 2 इंटू 10⁻², तो मल्टीप्लाइड बाय 2 इंटू 10⁻²। अच्छा, तो कुछ बचा नहीं भाई यहाँ पर, सिंपल सी चीज है, 10⁻² ही हो गया, 10⁻6 ही हो गया। तो देयरफॉर डायपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻8, 2 इंटू 10⁻8। कोई खास बात कुछ नहीं, सिंपल सी चीजें हैं ये। अच्छा, ये तो होगी इक्वेशन सेकंड। मुझे मालूम क्या करना था बोले तो, मुझे मालूम करना था मैक्सिमम टॉर्क। तो इक्वेशन फर्स्ट में इस वैल्यू को रखूंगा मैं, थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जाएंगे, इतना ऊपर। ओके, अब देखिए, इस वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूं तो इसको डिवाइड ही कर देंगे इधर। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या मिली मुझे, टॉर्क इज इक्वल्स टू पी की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁸, और जो है ई की वैल्यू जो हमारे पास 10⁻5 दिया हुआ है, 10⁻5 दिया हुआ है, सॉरी कहाँ है ई की वैल्यू 10⁻5। तो सिंपल इसको ऊपर भेजे और हमने लिखे
टॉर्क इज इक्वल्स टू, थोड़ा सा और नीचे लेंगे, ज्यादा ऊपर चलेगा, चल बेटा नीचे ओके। हाँ, तो P की वैल्यू लिख दिया हमने 2 इंटू 10⁻⁸ और E की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई 10 टू, E की वैल्यू जो हमारे पास दी हुई 10 अरे हाँ क्यों 10⁵ हाँ सिंपल है। अब इसको इससे कैंसिल करें तो यहाँ पे क्या होगा -8 और +5 अगर ले लिया हमने तो -3 हो गया यहाँ पे। तो देयरफॉर टॉर्क इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर यूनिट लिखना नहीं भूलना है। अच्छा, अब ये तो हो गया एक वाला है ना, दो क्वेश्चन पूछा हुआ है उसने। दो क्वेश्चन कौन से पूछा था, देखिए टॉर्क की वैल्यू की 2 इंटू 10⁻³ तो 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर दिया हुआ है। अब मालूम करना है सेकंड पे हमको क्या मालूम करना था, हाँ, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डायपोल थ्रू दी 180 डिग्री। अब देखिए उन्हें क्या बता रहा है कि डायपोल को, मान लीजिए कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डायपोल को रखे थे। हम मान लेते हैं कि भी इनिशियल एंगल उसका जो था, इनिशियल एंगल जो था इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो थीटा इज इक्वल्स टू 0 था, θ1 इज इक्वल्स टू 0 था। अगर पैरेलल रखेंगे तो एंगल 0 होगा। अब वो क्या बता रहा है, इसको रोटेट कितना करना है, थ्रू 180 डिग्री। हम मान लेंगे अब इसको अगर रोटेट करें, ऐसा हमारा डायपोल था, ऐसे रोटेट होकर आया, तो θ2 हमको जो कंसीडर करना है वो 180 डिग्री करना है ना। तो दोनों बता ही रहा है कि भाई वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फील्ड टू टर्न द डायपोल, कितना रोटेट करना है, कितना टर्न करना है, 180 डिग्री टर्न करना है। ओके, तो सिंपल चाहिए, पहला वाला तो आंसर आ गया, सेकंड वाला जो आंसर हमको लाना है उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। क्यों मूव नहीं होते, अच्छा, तो सेकंड पे हमको मालूम करना है फॉर, सेकंड में मालूम करना है हमको फॉर वर्क डन। तो वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला है ना, ड्राइव करीब डेरिवेशन इज सिंपल। जब भी कभी किसी है ना टॉर्क को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो वर्क होगा उस वर्क का फॉर्मूला हमारे पास है, वर्क डन इज इक्वल्स टू पी ई इन ब्रैकेट cos θ1 माइनस cos θ2, है ना, सिंपल सी वैल्यू है cos θ1 माइनस cos θ2। हमारे पास θ1 जो दिया हुआ है ना, पीई की वैल्यू अभी कैलकुलेट करें हमने, पीई की वैल्यू क्या मिली हमको, पीई की वैल्यू सिंपल से ना, मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास आया ही था पीई। तो पीई की वैल्यू जो है हमारे पास, देखिए मैक्सिमम टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पीई। और वो टॉर्क का फॉर्मूला क्या मिला, आंसर क्या मिला हमको इसका, तो ये वाला मिला, ये वाला 2 इंटू 10⁻³ डबल डबल कैलकुलेट करते नहीं बैठेंगे हम। तो सिंपल हम पहुंचे यहां पर, तो यहाँ पे पीई की वैल्यू हमको पता है, W इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ अब ब्रैकेट के अंदर जो है तो cos θ1 कितना है कंसीडर किए थे हमने 0, माइनस फिर cos θ2 हमने कंसीडर किए 180 डिग्री। ओके, तो cos 0 डिग्री हमको पता है 1 होता है ना, इसका आंसर आएगा 1, फिर ये माइनस, और फिर इसका जो cos 180 डिग्री का जो आंसर आएगा -1, ये माइनस और माइनस हो जाएगा +1 ये हो गया 2। तो W इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻³ इंटू यहां से आया 2, देयरफॉर W इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻³ जूल। सिंपल है भाई, सिंपल। 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है ना, 4 इंटू 10⁻, देखिए यही आंसर है, यही होना चाहिए 4 इंटू 10⁻³ जूल। तो ये था 3 मार्क के लिए क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान अंदाज में आ जाता है ना, बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम, जो कि मार्च 2022 में पूछा गया 3 मार्क के लिए, ये भी 3 मार्क के लिए, वाह 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 वाह, क्वेश्चन तो बहुत ही लड्डू दिख रहा है। 3 मार्क चेक कर ले भाई, चेक कर ले, 3 मार्क के लिए पूछा गया। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फील्ड विथ एयर, फील्ड विथ एयर मतलब यहाँ पे बता रहा है डायइलेक्ट्रिक नहीं है, मतलब ऐसा कैपेसिटर है जो कि विदाउट डायइलेक्ट्रिक है। और हमको फॉर्मूले डेरिवेशन मालूम होनी चाहिए, फॉर्मूला विदाउट डायइलेक्ट्रिक वाला क्या था और विथ डायइलेक्ट्रिक वाले का फॉर्मूला क्या था। तो उन्हें बता रहा है एयर है मतलब डायइलेक्ट्रिक नहीं है, विदाउट डायइलेक्ट्रिक वाला है। एरिया ऑफ कितना दिया है, एरिया इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻², ठीक है पहले लिख देंगे फिर बाद में, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। सीजीएस यूनिट दिया हुआ है, मुझे इसको कन्वर्ट करना एसआई यूनिट में, तो सिंपल सी बात है ना, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना क्या करेंगे, 6 इंटू 10⁻⁴ मीटर
10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड प्लेट सेपरेशन ऑफ 3 यम 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 का मतलब क्या है भाई कि सेपरेशन जो है डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3 मिलीमीटर। अब मुझे इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻²। d इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻³ मीटर। ओके, ये भी दिया हुआ है ना, बहुत ही सिंपल चीजें यहाँ पर। कैलकुल अरे रे 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 रे, ये क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछेगा है ना, तो मजे ही मजे तुम लोगों के। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में तो बहुत ही आसान है। कैपेसिटेंस मालूम करना है इसका, तो सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो सिंपल सा फॉर्मूला है हमारे पास, वी हैव व्हाट वी हैव, C is equals to A epsilon naught divided by D, है ना। अब यहाँ पे जो है तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में देंगे, अगर नहीं दिया है तो फिर तो मसला हो जाएंगे, इसलिए याद रखो बेहतर रहेगा। तो इसमें वैल्यूज रखना, एरिया भी है, डी भी है। ये 3 मार्क के वास्ते क्वेश्चन करते, ओके ठीक है, कोई मसला नहीं, कर लेंगे। तो यहाँ पर C इज इक्वल्स टू A हो गया, अरे सॉरी, A की जगह मेरे पास वैल्यू दिए भी है 6 इंटू 10⁻⁴, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखना, ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो रहेंगी 8.5 इंटू 10⁻12 सिंपल सी वैल्यू याद रखना, है ना। तो क्या हो जाएगा, इंटू 8.5 इंटू 10⁻12 होल डिवाइडेड बाय डी, कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻3। अच्छा, तो बहुत ही बेसिक है। तो अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूं तो आ गया ये 2, है ना। 6 को अगर 3 से काटू तो 2 बच गया मेरे पास, 10⁻3 और ऊपर 10⁻4, तो यहाँ बच गया 10⁻1। तो सिंपल C इज इक्वल्स टू मेरे पास आया 2 इंटू 8.5, ये 10⁻³ और ये 10⁻12 होना चाहिए, सॉरी। तो क्या हो गया 10⁻13 ऐड करेंगे, सिंपल सा। ओके, तो अब 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना तो क्या आ जाएगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई करो तो उसको 17 पॉइंट कुछ तो भी मिलेगा, तो कर लेना इसको मल्टीप्लाई। तो C इज इक्वल्स टू, हाँ 70 यही मिलेगा भाई, 17.70 मिलेगा इसको अगर मल्टीप्लाई करो तो, इंटू 10⁻13, है ना। ये आंसर यही है। ओके ठीक है, एक डिजिट अगर इसको पीछे लेकर चले जाऊं तो 1.77 हो जाएगा, इंटू 10⁻, यहाँ से एक पावर बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि -12 फैराड हो जाएगा, है ना। यही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो नाराज हो जाना चाहिए, है ना। नाराज इसलिए कि भाई इतने इतने है ना सिंपल क्वेश्चन करने के लिए थोड़ी ना मेहनत किए थे हम, तो मेहनत इसलिए किए थे कि टफ क्वेश्चन आए और हम उसको सॉल्व करें। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते अगला वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ यूं इस तरह से अर्ज किया है कि 2 चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन कूलम एंड -2, सॉरी न्यूटन नहीं, हाँ 5 नैनो कूलम एंड -2 नैनो कूलम। ओके, तो मेरे पास 2 चार्जेस है कहते हो, तो एक चार्ज Q1 लिखेंगे हम, कितना दिया हुआ है 5 नैनो कूलम। इसका मतलब ये है कि भाई 5 इंटू 10⁻, नैनो की जगह हम क्या लिखते हैं 10⁻⁹, तो 5 इंटू 10⁻⁹ और Q2 इज इक्वल्स टू -2 नैनो कूलम। इसका मतलब ये है कि -2 इंटू 10⁻⁹, यहाँ भी कूलम आएगा और यहाँ भी कूलम आएगा। ओके, आर प्लेस्ड एट पॉइंट, हाँ पॉइंट, यहाँ पे क्या दिया भाई XYZ कोऑर्डिनेट का टर्म में दे दिया उसने, XYZ मतलब x की वैल्यू दिया, y भी 0 है और z भी 0, दोनों भी जगह 0 है। तो सिंपल हमारे पास जो दिया हुआ है उन्हें x1 दिया हुआ है, डायरेक्ट लिखेंगे x1 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये कि 2 इंटू 10⁻² मीटर, और x2 इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि भाई 20 इंटू 10⁻² मीटर। अच्छा, अब जो x की वैल्यू दिया इन अ रीजन ऑफ रीजन, अच्छा दो रीजन, इन अ रीजन ऑफ रीजन, क्या बात है, इन अ रीजन ऑफ अ स्पेस वेयर इज, यहाँ पे हमारे जो है तो टाइपराइटर ने जबरदस्त अपने जलवे दिखाए शायद, ठीक है खैर तो वेयर इज नो एक्सटर्नल फील्ड, अच्छा नो एक्सटर्नल फील्ड है, बता रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं है कहते। ओके ठीक है, मान लिए फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम।
अच्छा, कुल मिला के हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी मालूम करनी है। भाई ये भी क्वेश्चन तो बहुत है ना, दमदार तो नहीं है, बहुत सिंपल है। 3 मार्क के, ओ हो 3 मार्क के लिए फिर से क्वेश्चन ये तो सिंपल है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला मालूम है। सबसे पहले इसको देखेंगे हम कि क्या बताना चाह रहा है ना, ज्योमेट्री जो भी दिया उन्हें क्या दिया समझेंगे हम उसको। मान लेते हैं कि मेरे पास जो है ना ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे बता रहा हूं, एक चार्ज, पहला जो चार्ज है वो इतने डिस्टेंस पे कहते हैं 2 सेंटीमीटर पर। तो मान लेंगे हम कि भाई यहां पे जो है तो हमारे पास जो पहला चार्ज Q1 है, फिर उसके बाद ये दूसरा चार्ज जो है तो मान लेते हैं भाई यहां पे जो है हमारा Q2 है। तो ओरिजिन से ये चार्ज 1 का जो डिस्टेंस है उन्होंने बता रहे हैं कि भाई 2 सेंटीमीटर है, और जो दूसरा जो चार्ज है उसका जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। ओके, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों चार्ज है उसके बीच में डिस्टेंस, देखिए इस चार्ज का डिस्टेंस ओरिजिन से 20 है, इसका मतलब इसका जो चार्ज का डिस्टेंस है तो ये है 2 सेंटीमीटर। तो 20 में से 2 निकालना पड़ेगा, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है। तो इसका जो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस रह गया सिंपल 18 सेंटीमीटर रह गया। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस भी मिल गया हमको, तो हमको फॉर्मूला मालूम है सिंपल सा। नाउ वी हैव, क्या मालूम करना है हमको, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। नहीं नहीं, आर स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल आर आएगा। आर स्क्वायर आएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो है मालूम है हमको, याद है क्या है। सिंपल से हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि u इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹। अब यहाँ पे जो है Q1 दिया हुआ है, Q1 कितना, Q1 कितना हमारे पास जो है Q1 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁹। ओके, इंटू Q2 की वैल्यू जो है -2 × 10⁻⁹। तो मैंने यहाँ पे लिखा हम -2 × 10⁻⁹ होल डिवाइडेड बाय आर की जो वैल्यू है, आर की वैल्यू जो हमारे पास है ना, आर का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस हमारे पास है 18 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि 18 × 10⁻⁻² मीटर है ना। ओके, ठीक है। तो अब देखिए ये भी तो सिंपल है, कोई खास बात नहीं इसमें। ये 10⁻² को कैंसिल करूंगा मैं यहां से, तो कितना बचेगा यहाँ पे 10⁻⁷ बचा। ये 10⁻⁹ और ये 10⁻⁻⁹ गेट कैंसल। ओके, अगर इसको 9 से कैंसिल करूं, 9 2 इज 18, तो यहाँ पे बच गया 2, और ये 2 और ये 2 गेट कैंसल, यहां से बच गया माइनस, है ना, माइनस नहीं बोलना अभी। तो -1 × 5 कितना हो गया, u इज इक्वल्स टू -5 बच गया, क्या रह गया क्या मेरे पास, इंटू 10⁻⁷। इसको लिखेंगे जूल। ये क्या भाई आंसर में है ना, ये सर गलत हो गया, 0.5 था। हाँ 0.5, अगर मैं एक डिजिट को अगर पीछे ले लूं तो यहाँ से एक डिजिट क्या हो जाएगा, पावर में क्या होगा, एक ऐड हो जाएगा, एक अगर ऐड हो जाएगा तो -6 हो जाएगा। तो u इज इक्वल्स टू -0.5, मैंने डेसिमल को एक पॉइंट पीछे लिया, इसका मतलब यहाँ पे एक भी 10⁻² पावर एक बढ़ जाएगा, मतलब -7 है तो -6 हो जाएगा, घट गया माइनस में, नालायक हो माइनस में, तो जूल हो जाएगा। पावर जब भी बढ़ेगा अगर माइनस है तो वहां पे जो है तो वैल्यू जो है तो डिक्रीज होगी, 7 था तो 6 हो गया, माइनस में नेगेटिव में। ओके, तो ये क्वेश्चन है भाई 3 मार्क के लिए, ऐसे तो क्वेश्चन रहते हैं इसमें ना, कोई खास बात इसमें है नहीं, चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेते रहो, है ना, और बेहतरीन अंदाज में से सॉल्व करना है। राइटिंग थोड़ी खूबसूरत है ना, मेरी राइटिंग ज्यादा खूबसूरत है, आप लोगों की थोड़ी सी अच्छी रहनी चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 में 1 मार्क के लिए क्वेश्चन है, छोटा सा होगा 1 मार्क के लिए है तो अगर, ओके, फिर से कैपेसिटर से, मैं बार बार बता रहा हूं कैपेसिटर से रिलेटेड एक क्वेश्चन 101% इलेक्ट्रोस्टैटिक में से आता है ना, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो फिर क्या बोलेंगे हमारे पास न्यूमेरिकल हो। कैपेसिटी ऑफ अ पैरेलल कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक, हाँ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 5 है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू 5 इज, अच्छा कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है, C इज इक्वल्स टू 4 मैक्रो फैराड, इसका मतलब है C इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻, मैक्रो की जगह मैं लिखूंगा -6 फैराड, फराड फैराड जो बोलना है बोलो। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ द सेम कैपेसिटर व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज रिमूव्ड। अच्छा, अब डाइलेक्ट्रिक था, है ना, डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ था और डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट भी दिया हुआ है,
और उसका कैपेसिटेंस भी दिया हुआ है। क्या है कैपेसिटर? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक दिया हुआ है, और विदाउट डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस मालूम करो बोल रहा हूँ, विदाउट डाइलेक्ट्रिक का। तो सिंपल सा एक रिलेशन है हमारे पास, है ना, विदाउट डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस और विद डाइलेक्ट्रिक के कैपेसिटेंस के साथ। तो सिंपल हम बोलेंगे भाई, है ना, वी नो व्हाट वी नो, C इज इक्वल्स टू C नॉट के। C क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक। C नॉट मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक। तो एक्चुअल में हमको C नॉट मालूम करना है, तो हम C नॉट को तनहा रखेंगे, K को इधर भेजेंगे। तो देयरफॉर C नॉट इज इक्वल्स टू C बाय K। तो C की वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय K 5। अच्छा, K 5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास? 0 पॉइंट, इसको डिवाइड करो तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0.8। 4 डिवाइडेड बाय 5 करूं तो 0.8 आ जाएगा, इंटू 10⁻⁻6 फैराड, है ना। 10⁻⁻6 की जगह मैंने मैक्रो ले लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया? 0.8 इंटू 10⁻6 से जगह तो मुझे मैक्रो लेना है, मैक्रो फैराड। दिस इज योर आंसर। एक मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है, कोई खास बात नहीं, सिंपल सा ये वाला रिलेशन याद रहना, बाकी अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं इसमें। पूरे न्यूमेरिकल इसी तरह से फॉर्मूला याद रहना चाहिए, हो जाएंगे। इसके बाद जो है नेक्स्ट पे हम देखेंगे 2018 में कुछ यूं इस तरह से अर्ज किया करते, क्या क्या मालूम करना है। चलिए, अ पैरेलल प्लेट एयर कंडेंसर। एयर कंडेंसर मतलब कि कैपेसिटर की बात कर रहा हूं, वो वाला कैपेसिटर जिसमें डाइलेक्ट्रिक नहीं है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला बात कर रहा हूं। A parallel plate air condenser has a capacity of 20 microfarad, मतलब कि उसने दिया हुआ है C is equals to 20 माइक्रोफैरड। इसका मतलब है कि C is equals to 20 into 10⁻⁻6 फैरड। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड ही है, और लेवल जो है ना उसका, कभी भी लेवल एकदम बहुत ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा, या फिर कभी बहुत ज्यादा लो लेवल का नहीं पूछेगा। लेवल मेंटेन करता है, स्टेट बोर्ड वाला लेवल मेंटेन करता है। ऐसा क्वेश्चन अभी देखे नहीं हमने कि बहुत टफ क्वेश्चन है ना। एक्सरसाइज का क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, लेकिन वो लेवल पे स्टेट बोर्ड वाला जाता ही नहीं, है ना। कुछ कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन सिंपल है, वो एग्जाम में आते हैं, लेकिन कुछ चैप्टर ऐसे जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया, वैसे चैप्टर में से वो कभी भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नहीं पूछता, अब तक तो नहीं पूछा, 2018 के बाद या फिर 16 के बाद तो कभी नहीं पूछा। हाँ, व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटी। अच्छा, न्यू कैपेसिटी क्या होगी कहते हैं, पहले वाला जो है ना, कैपेसिटी क्या बोला उन्हें? एयर कंडेंसर विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला, ठीक है। कंडीशन दिया उन्हें, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज डबल। ओके, सिंपल क्या बता रहा, हमारे पास दो, है ना, हमारे पास अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो ऑब्वियस सी बात है उसके दो प्लेट होंगे, तो एक प्लेट यहां रहेंगी, दूसरी प्लेट यहां रहेंगी, दोनों के बीच का डिस्टेंस ये रहेगा, है ना। और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमको सिंपल सा पता है, तो वी नो, इसको साइड में रखेंगे और हम लिखेंगे वी नो। व्हाट वी नो, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D। अब अगर यहां से अगर देखें हमको, तो रिलेशन क्या मिल रहा है यहाँ पे? C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। हाँ, बस सिंपल है, हलवा है क्वेश्चन। क्या बता रहा, द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज डबल। अगर डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो ये हाफ हो जाएगा, इनवर्स रिलेशन है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसकी जो वैल्यू है उन्हें क्या बताया, हाफ हो जाएगा, कैपेसिटेंस दिया उन्हें डबल हो गया कहते। ओके, तो C डैश मालूम करना है मुझे, इसके थ्रू भी अगर मैं मालूम करूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, D डैश, डिस्टेंस डबल हो गया तो D डैश इज इक्वल्स टू 2D, है ना। D डैश इज इक्वल्स टू 2D, और मुझे मालूम क्या करना है, मान लो मुझे C डैश मालूम करना है, C डैश मालूम करना है। तो C डैश अगर मालूम करना है तो मैं लिख सकता हूं देयरफॉर C डैश इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय D डैश। तो सिंपल मेरे पास फॉर्मूला है कि भाई C डैश इज इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय D डैश। क्या दिया हुआ है, D डैश डबल हो गया कहते, तो 2D। और अगर इसको घूरे हम तो मालूम हुआ कि भाई ये तो ये वाला फॉर्मूला है, कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, जो कि हमको दिया हुआ है 20 इंटू 10⁻⁻6। तो उसकी वैल्यू रखेंगे, तो C डैश इज इक्वल्स टू, है ना, 20 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से अगर कैंसिल करें तो ये बन गया C डैश इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय कुछ नहीं, यही आंसर, है ना। अच्छा, तो बस सिंपल, अगर इसका सेंटेंस में भी लिखना है तो अपन 2 मार्क का क्वेश्चन है, ये 1 मार्क के लिए पूछेंगे ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है तो वो 1 मार्क के लिए।
तो ये तो क्वेश्चन हो गया सिंपल, हम थ्योरी में भी लिख सकते हैं, सेंटेंस से डायलॉग भी मारना है यहाँ पे कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स इज डबल देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विल बिकम हाफ। ओके, हाफ हो गया है ना, 20 था 10 हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या पूछ रहा है वो कि भाई अ मार्बल slab of a dielectric constant 8 सेंटीमीटर introduced between the two plates। अच्छा, अब देखिए उन्हें क्या बता रहे हैं, मार्बल जो है तो एक है ना डाइलेक्ट्रिक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 8 है उसका, तो अब वो है तो मार्बल स्लैब उसके अंदर इंट्रोड्यूस करे। यहां पर क्या करें हमने, मार्बल स्लैब को आप इंट्रोड्यूस करे। तो अभी ये जो कैपेसिटर हो गया विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाला नहीं रहा, ये हो गया विथ डाइलेक्ट्रिक वाला। और हमको विथ डाइलेक्ट्रिक वाले का फॉर्मूला सिंपल सा पता है ना, कहां करेंगे कैलकुलेट, इसको यही कर देंगे। ये बी के लिए अगर करना है तो यही कैलकुलेट कर देंगे। ये तो हो गया हमारा ए के लिए, और ये बी के लिए जो है तो अभी थोड़ा सा इसको ऊपर लेकर जाएंगे। ठीक है, तो बी के लिए देखिए हमारे पास कांस्टेंट के सिंपल रिलेशन है विदाउट डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस वाले का और विद डाइलेक्ट्रिक का। क्या है हमारे पास, C इज इक्वल्स टू सी नॉट इंटू के। अब हमारे पास सी नॉट कितना है, सी नॉट मतलब के कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर विदाउट डाइलेक्ट्रिक, हमारे पास ऑलरेडी विदाउट डाइलेक्ट्रिक का कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमारे पास 20 इंटू 10⁻⁶। तो C इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁶, और जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसने दिया हुआ है 8, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जगह मैंने लिखा है इंटू 8। भाई सिंपल इसको मल्टीप्लाई करो, C इज इक्वल्स टू 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इसको 16 और 0 का 0 इंटू 10⁻⁶ फैराड, ये आंसर रहेगा, है ना। तो सिंपल सा है, अगर मार्बल स्लैब अगर इसके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैपेसिटेंस जो है उसका कुछ इस तरह से आ जाएगा। सिंपल है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन है, 2 पॉइंट के 2 मार्क्स मिलेंगे, है ना। तो सिंपल तो उन्हें सबसे पहले बताया था कि भाई डिस्टेंस बिटवीन, अगर डिस्टेंस डबल हो गया तो क्या होगा, डिस्टेंस डबल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई कैपेसिटेंस जो है तो हाफ हो जाएगा। और अगर मार्बल स्लैब और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर डालते हैं तो सिंपल से कुछ वैल्यू उसकी इस तरह से 8 से उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद जो क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन है 2017 का, ओके 2017 का क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अब ये क्वेश्चन में वो बता रहा है कि अच्छा ठीक है समझ गया। ओके, 3 कैपेसिटर्स ऑफ द कैपेसिटीज 8 माइक्रोफैराड, 8 माइक्रोफैराड और ये जो है तो 4 माइक्रोफैराड। ओके, तो हमारे पास सिंपल दिया हुआ है C1 इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोफैराड दिया हुआ है, 8 माइक्रोफैराड, और C2 इज इक्वल्स टू 8 माइक्रोफैराड, और जो मेरे पास दिया हुआ है C3 इज इक्वल्स टू 4 माइक्रोफैराड। अगर इसको मैं अगर फैराड में कन्वर्ट करूं तो 8 इंटू 10⁻⁶ फैराड is equals to 8 into 10⁻⁶ farad is equals to 4 into 10⁻⁶ farad। ओके, अब देखिए कनेक्टेड इन अ सीरीज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस एट 120 वोल्ट इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। सिंपल उन्हें क्या बता रहा है, जो सर्किट बना हुआ है उस सर्किट में जो है तो पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट कैसा बना हुआ होगा, सिंपल से ऐसे बना देंगे अपन, है ना। वोल्टेज पहले लिख लेंगे, वोल्टेज इज इक्वल्स टू 120 वोल्ट। मान लेते हैं कि भाई 3 कैपेसिटर जो है कि सीरीज में कनेक्टेड है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, कुछ ऐसी सर्किट डायग्राम बनेगी इसकी, और ये जाकर नीचे जाकर है ना बेहतरीन अंदाज में एक बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, अभी जो कैपेसिटर है हमको पता है कि भाई जो कैपेसिटर्स रहते हैं है ना सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं, उसके ऊपर जो चार्ज रहता है वो चार्ज कितना होता है, यहां से जितने चार्जेस निकलते हैं वही चार्जेस ये कैपेसिटर C1 पे भी स्टोर वही करेगा, C2 पे भी और C3 पे भी। इसका मतलब ये है जो टोटल चार्ज रहेगा और इंडिविजुअल जो चार्ज रहेगा कैपेसिटेंस पर, कैपेसिटर्स पर, तो वो जो है तो सेम रहेगा, है ना, सेम रहेगा। तो अब देखिए उन्हें क्या बताया कि भाई 4 माइक्रोफैराड का जो क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द चार्ज ऑन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 4 माइक्रोफैराड। 4 माइक्रोफैराड वाला C3 है, तो इसके ऊपर का जो है तो कैपेसिटेंस मालूम करो बोल रहा। अब इसके ऊपर का अगर मुझे कैपेसिटेंस मालूम, नहीं सॉरी कैपेसिटेंस तो नहीं, क्या हो रहा, कैलकुलेटेड चार्ज ऑन द कैपेसिटर, चार्ज मालूम करने के लिए बोला, चार्ज क्यू। अब ऑब्वियस सी बात है यहाँ का चार्ज अगर मुझे मालूम करना है, कैपेसिटेंस तो पता है, यहाँ का वोल्टेज मालूम करना पड़ेगा मुझे, और वहां का वोल्टेज तो मुझे दिया हुआ नहीं है। तो सिंपल सी बात है ये चार्ज मालूम करूं तब भी चलेगा, क्यों, तो यहाँ का जो वोल्टेज है मेरे पास दिया हुआ है, तो यहाँ का कैपेसिटेंस जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रहेगा उसको निकालेंगे पहले हम। तो सिंपल देखिए बहुत ही आसान सा मेथड से हम जाएंगे।
सबसे पहले तो हम बोले वी नो, व्हाट वी नो, टोटल चार्ज मालूम करना है हमको, तो टोटल चार्ज का फॉर्मूला है हमारे पास Q इज इक्वल्स टू C, ये इक्विवेलेंट रहेगा टोटल कैपेसिटेंस है ना, ये तीनों कैपेसिटेंस को लगाने के बाद जो कंबाइंड इफेक्ट मिल रहा है उसको बोलेंगे हम C इक्विवेलेंट इनटू V टोटल वोल्ट, सिंपल सा फॉर्मूला Q इज इक्वल्स टू C V वाला। ओके, V तो है हमारे पास है ना, टोटल V है, सिंपल अपने को C इक्विवेलेंट मालूम करना है। अब C इक्विवेलेंट मालूम करने के लिए देखिए हमारे पास जो कनेक्शन है वो सीरीज में कनेक्शन है, और सीरीज कनेक्शन का हमको फॉर्मूला मालूम है, बट वी हैव क्या हो जाएगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय, हाँ ठीक है, थोड़ा सा हमारे पास जो तो रेसिप्रोकल में आता है ना, इसका जो फॉर्मूला है डायरेक्ट भी लिख सकता है, डायरेक्ट याद हो तो डायरेक्ट भी लिख सकता है, अगर याद ना हो तो सिंपल जाएंगे हम 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2, जितने कैपेसिटर कनेक्टेड है वहां तक के जाना है 1 बाय C3। बस सिंपल आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, अगर डायरेक्ट याद हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, अगर याद ना हो तो कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है यहाँ पर, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, इसको इधर और इसको इधर अगर भेजेंगे तो C2 प्लस C1 डिवाइडेड बाय, दोनों को अपने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे भी, C1 इंटू C2 प्लस 1 बाय C3 है ना। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, दो टर्म रह गए, ये एक टर्म है ये एक टर्म, अब इसका भी हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करेंगे इसको इससे, उससे पहले हम करेंगे इसको ब्रैकेट में क्लोज्ड। ओके, अब देखिए क्या आ गया मेरे पास, 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, ये C3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, C2 प्लस C1 ब्रैकेट क्लोज इंटू C3 प्लस, ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो C1 इंटू C2 होल डिवाइडेड बाय C1 इंटू C2 इंटू C3, कोई दिक्कत। अच्छा, लेकिन मुझे इक्विवेलेंट मालूम करना है, कैपेसिटेंस का इक्विवेलेंस मालूम करना है, तो इक्विवेलेंट मालूम करना है उन्हें डिनोमिनेटर में, तो सिंपल हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे इसका, सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा ऊपर भेजेंगे हम। हाँ, अब देखिए इसका इक्विवेलेंट अगर मालूम करना है तो मैं रेसिप्रोकल लूंगा, डायरेक्ट लिखेंगे अपन है ना, तो C इक्विवेलेंट, रेसिप्रोकल का मतलब ये है कि नीचे वाली चीज ऊपर, डिनोमिनेटर की चीज न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर वाली डिनोमिनेटर में, तो या जो कुछ भी डिनोमिनेटर में उसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे, मतलब C1 इंटू C2 इंटू C3 डिवाइडेड बाय, वो जो था उसको नीचे लो, C3 को अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, C2 इंटू C1, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा C2 से और फिर C1 से, तो C2 से मल्टीप्लाई करूं तो C2 इंटू C3 प्लस C1 इंटू C3 प्लस C1 इंटू C2। ओके, तो C1 C2 C3 सारे के सारे वैल्यूज हमारे पास है, तो पुट दी वैल्यू गेट दी रिजल्ट, तो उसके वैल्यूज क्या है बोले तो हमारे पास जो है C1 की वैल्यू एक बार देख लेंगे, C1 और C2 की वैल्यू जो है तो सेम है ना, 8 इंटू 10⁻⁶, और C3 की जो है तो 4 इंटू 10⁻⁶, तो वो वैल्यूज को हम पुट करेंगे इसमें सॉरी, तो मुझे इसका आंसर मिलेगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, C1 की वैल्यू जो है मेरे पास 8 इंटू 10⁻⁶, फिर C2 की वैल्यू वही है 8 इंटू 10⁻⁶, इंटू C3 की वैल्यू जो है तो वो है 4 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाय, हाँ यहाँ पे C2 की वैल्यू जो है हमारे पास 8 इंटू 10⁻⁶, C3 की जो वैल्यू हमारे पास है, हाँ वैल्यूज को देखना है और पुट करना है ना, याद रखने की जरूरत नहीं, सामने उसको देखेंगे और लिखेंगे, तो C3 आई थिंक 4 इंटू 10⁻⁶ प्लस है ना, ये वहां यहाँ पे आ जाएंगे, अब ये टर्म तो हो गया, इस टर्म में आएंगे, इसको लिख देंगे ब्रैकेट में। ओके, तो प्लस के बाद C1 की वैल्यू जो है हमारे पास, ब्रैकेट ले लो, और C1 की वैल्यू 8 इंटू 10⁻⁶ इंटू C3 की वैल्यू हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁶, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, प्लस C1 मेरे पास जो है C1, हाँ 8 इंटू 10⁻⁶, और C2 जो है 8 इंटू 10⁻⁶, कोई दिक्कत यहाँ पर है ना। अभी ये बहुत ज्यादा खतरनाक कैलकुलेशन नहीं, इसको देख के डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर सारे के सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में 10⁻⁶, 10⁻⁶, 10⁻⁶, बेस से में तो पावर ऐड हो गए, और इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ना करो तो बेहतर रहेगा कि तो कैंसिल होने वाली है अभी सारी चीजें। तो देखिए C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, मेरे पास आ गया 8 इंटू 8 इंटू 4,
8 इंटू 8 इंटू 4 बचा क्या मेरे पास, इंटू 10⁻⁻18 डिवाइडेड बाय। अब यहां से क्या कॉमन लेना है बोले, देखिए सिंपल, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, 10⁻6 10⁻6, इसका मतलब ये कि भाई 10⁻12 है ना। अच्छा, यहां भी है 10⁻12 और यहां भी है 10⁻12। ओके, और यहां 8 है, 8 है, 8 है ना। पहले 8 को हम कॉमन ले लेंगे, तो सिंपल मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर नीचे 8 इंटू 10⁻12। अब अगर ब्रैकेट में हम देखेंगे तो सिंपल मेरे पास यहां से बच गया सिर्फ और सिर्फ 4, तो मैंने लिखा यहां पर 4, और यहां से भी बच गया 4, तो +4, और यहां से बचा 8, मतलब है कि भी +8। ओके, बाकी सारी चीजें तो कॉमन ले ली, और ये 8 और ये 8 गेट कैंसल, सिंपल सा है। और ये 10⁻12 और 10⁻18 में से अगर 12 का चला गया तो 10⁻6 रह गया। तो क्या बचा हमारे पास, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4, अभी और कैंसिल होगा, वेट कीजिए, इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 4 + 4 + 8 कितना हो गया, ये है ना 12, और ये हो गया 18 ना, 18 18 18 18 नहीं सॉरी 16 होगा यहाँ पर, है ना। 4 4 8 और ये 8 क्या हो गया, 16 हो गया। अब 16 को कैंसिल कर सकता हूँ मैं यहाँ से 8 से, तो नीचे रह गया 2 2 2 8 2 इज 16, तो ये 2 से कैंसिल हो गया मेरे पास। अरे क्या बचा यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब जान ही नहीं है इसमें। तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10⁻6 फैरेड, तो C मिला मुझे, है ना, सिंपल सा C मिला। अब ये C इक्विवेलेंट मालूम होगा, मुझे मालूम क्या करना था, हमको मालूम करना है चार्ज मालूम करना था। अब जब चार्ज मालूम करना था, हमारे पास वोल्टेज तो था लेकिन हमारे पास जो है तो कैपेसिटेंस नहीं था इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलने के बाद हमारा काम ये है कि सिंपली 2 इंटू 10⁻6 को ऊपर वैल्यू जो है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट जो है उसमें रखेंगे, है ना। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास क्या है, Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। तो सिंपल हम बोले ओके, तो यहां पर हम साइड में आके बोले देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट, अब भी मालूम करें हमने क्या मिला हमको, 2 इंटू 10⁻6, और जो V है, V कितना दिया हुआ है, इंटू 120 वोल्ट। तो देयरफॉर अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं मैं, तो Q इज इक्वल्स टू 120 से अगर मल्टीप्लाई करूं तो 240 इंटू 10⁻6 कूलम, मैक्रो कूलम भी लिख सकते हैं। तो आंसर हमारे पास 240 इंटू 10⁻6 कूलम में, है ना। तो सिंपल है, ये थे कुछ क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आप लोगों ने खुद देखे है ना। तो ऐसे ही हर चैप्टर के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत आसान मेथड से पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक के तो स्पेशली बहुत ही सिंपल सिंपल थे, हमने देखे, ये थे 2017 तक के न्यूमेरिकल। और तुम अगर इतना भी कर लेते, इतना भी कर लेते, तो एग्जाम में यही देखने मिलेंगे। और न्यूमेरिकल को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैं बार बार कहता हूं कि भाई ये मिथ है कि भाई न्यूमेरिकल टफ रहते। फिजिक्स में अगर स्कोरिंग करना है तो न्यूमेरिकल ही है, और फिजिक्स में आसानी से अगर ग्रुपिंग भी निकालना है तो न्यूमेरिकल के बगैर ये चीजें पॉसिबल नहीं है। तो न्यूमेरिकल की मेहनत, न्यूमेरिकल के लिए थोड़ी सी मेहनत कीजिए, स्कोरिंग बहुत अच्छी आएंगी। और आगे आगे धीरे धीरे जो है तो सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल हम धीरे धीरे प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल स्पेशली अपलोड करते रहेंगे, है ना। तो बने रहे, मेहनत करते रहे, तब तक के लिए, है ना, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।